नमस्कार, दी डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। आशा है आप इस ओर अवश्य ध्यान देंगे। स्कैनिया बस घोटाला, जो कि एक बहुत बड़ा घोटाला है, वह मीडिया से गायब है। कोई फॉलोअप स्टोरी नहीं है, कोई खोजबीन नहीं है कि आखिरकार मामला है क्या। दरअसल जिस ढंग से यह मामला स्वीडिश मीडिया में उठाया गया, उसने एक तरह से इस बड़े मुद्दे को हल्का कर दिया। देश का परिवहन मंत्री, जो देश में तीसरी चौथी पोजीशन होल्ड करता है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने एक लग्जरी बस की रिश्वत में ली है। सुनने में यह भी एक बेवकूफ़ी भरी बात लगती है कि क्या महज एक बस के लिए इतना बड़ा कैबिनेट मंत्री, जो खुद एक बड़ा उद्योगपति है, जिसका लंबा करियर रिकॉर्ड रहा है, वह ऐसा काम करेगा। लग्जरी बस जैसी रिश्वत तो किसी छोटे मोटे राज्य का परिवहन मंत्री भी ना ले। किसी शहर का मुख्य आरटीओ अधिकारी के लेवल की रिश्वत का आरोप भारत जैसे देश के परिवहन मंत्री पर लगाया जा रहा है। यह हास्यास्पद है, तो क्या पूरा मामला फर्जी नहीं है? जिस दिन यह मामला सामने आया था, उस दिन सोशल मीडिया की चर्चित हस्ती दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया कि सेक्रेटरी ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट पद पर रह चुके आईएए ऑफिसर विजय छिब्बर ने रिटायरमेंट के बाद 2017 में स्कैनिया कंपनी की भारतीय इकाई में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पर कैसे जा बैठे। क्या यह एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सीधा साधा मामला नहीं बनता? किसी मीडिया समूह ने इस पॉइंट को लेकर कोई खोजबीन नहीं की और पाठकों के सामने यह जानकारी आने ही नहीं दी। दरअसल अंतर्राज्यीय परिवहन लग्जरी बस में सेगमेंट में दो ही ऑप्शन हैं, एक है वोल्वो और दूसरी है स्कैनिया। लेकिन 15 साल से सफलतापूर्वक चल रही वोल्वो बस को नकार कर 2013 से 2017 के बीच 7 राज्यों के परिवहन निगम पर दबाव डालकर स्वीडिश कंपनी स्कैनिया से स्कैनिया बस की खरीद को सुनिश्चित करवाया गया और रिश्वत कमीशन के बतौर सैकड़ों रुपये वसूले गए। कल पत्रिका अखबार की खबर है कि राजस्थान रोडवेज के लिए स्कैनिया की जिन 27 लग्जरी बसों की खरीद की गई थी, उनका रख रखाव सोने से ज़्यादा उसकी गड़ाई कहावत की तरह है। बसों की खरीद 30 करोड़ रुपए में की गई थी, जबकि उसके मेंटेनेंस पर अब तक 33 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। यह 27 स्कैनिया बसें भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2015 से 2017 के बीच खरीदी गई थी। 5 साल तक इन बसों के मेंटेनेंस का ठेका भी स्कैनिया को ही दिया गया। राजस्थान रोडवेज 1.52 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आज तक यह राशि स्कैनिया कंपनी को दे रही है। ऐसे ही महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम ने अक्टूबर 2015 में 35 स्कैनिया बसें खरीदी, कर्नाटक ने 50 बसें खरीदी। कल यह तथ्य महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे पृथ्वीराज चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। उन्होंने इसे सौदे में दी गई रिश्वत के आरोप की जांच की मांग की है। यह तो सिर्फ 3 राज्यों की बस खरीद के आंकड़े हैं। स्कैनिया के ऑफिशियल ने तो स्वयं माना कि कुल 7 राज्यों में रिश्वत देकर बसें बेची गई हैं। अगर यही ढंग से खोजबीन की जाए तो इस मामले में मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा कहने वाले व्यक्ति के नीचे आपको भ्रष्टाचार की गंगोत्री बहती नजर आएगी। सवाल यही है कि इनकी पोल पट्टी खोलेगा कौन, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में जनादेश की हत्या और लोकतंत्र की हार। त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुख्यमंत्री पद से विदाई के साथ ही उत्तराखंड के सियासी इतिहास में एक काला अध्याय और दर्ज हो चुका है। समय इसका साक्षी बना कि किस तरह प्रचंड जनादेश के बावजूद उत्तराखंड एक बार फिर से सियासी अस्थिरता का शिकार हुआ। इस बार राज्य के सुधी मतदाताओं ने जनादेश का मखौल उड़ते देखा तो आम जनता ने फिर से सियासतदाताओं के सत्ता में संघर्ष में लोकतंत्र को परास्त होते देखा। इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है कि न मुख्यमंत्री बनने में विधायकों की राय ली जाती है, न ही हटाने में। अंततः 4 साल बाद मुख्यमंत्री को इसलिए हटा दिया गया कि मुख्यमंत्री और विधायक
मुख्यमंत्री की कार्यशैली से नाखुश थे। आश्चर्यजनक तो यह है कि 70 विधायकों के सदन में 57 विधायकों के साथ सरकार बनाने वाली पार्टी को इनमें से कोई भी विधायक मुख्यमंत्री बनने के काबिल नजर नहीं आया। अंदरूनी सियासत इतनी हावी रही कि राज्य को उपचुनाव में झोंकने से भी परहेज नहीं किया गया। पूरे घटनाक्रम में सवाल त्रिवेंद्र सिंह के हटने और तीरथ की ताजपोशी का नहीं है, सवाल लोकतंत्र में उस लोक का है जिसे हाशिए पर धकेला गया, जिसकी राजनीतिक दलों की नज़र में कोई हैसियत नहीं रह गई है। त्रिवेंद्र तो पहले दिन से ही मुख्यमंत्री पद के लिए विधायकों की पसंद नहीं थे। त्रिवेंद्र कोई बड़े जनाधार वाले नेता भी नहीं थे, वह तो हाईकमान की पसंद थे और उन्हीं की कृपा से मुख्यमंत्री भी बने। त्रिवेंद्र को यह अच्छे से मालूम था, इसलिए पहले दिन से ही वह किसी के दबाव में नहीं रहे। उन्होंने न विधायकों को साधे रखने की कोशिश की, न मंत्रियों को। मंत्रिमंडल भी पूरा गठित नहीं किया और आधे से अधिक महकमे भी अपने पास ही रखे। यही कारण था कि पहले साल से ही त्रिवेंद्र के खिलाफ एक माहौल तैयार होना शुरू हो गया था। त्रिवेंद्र का हटना अप्रत्याशित नहीं था। सियासी गलियारों में इसकी चर्चा पिछले 2 सालों से चल रही थी। देहरादून से लेकर दिल्ली तक त्रिवेंद्र के सियासी और व्यक्तिगत विरोधी तो खुलेआम यह कहते घूमते थे कि त्रिवेंद्र जल्द ही हट जाएंगे। कुछ दिन इंतजार करो, नया मुख्यमंत्री आने वाला है। अप्रत्याशित तो वह घटनाक्रम और परिस्थितियां रही जिनमें त्रिवेंद्र को हटाया गया। अप्रत्याशित था सियासत के फेर में राज्य के हितों की अनदेखी किया जाना। त्रिवेंद्र की मुख्यमंत्री पद से विदाई ऐसे वक्त में हुई जब वह अपने 4 साल का कार्यकाल पूरा करने पर जश्न की तैयारी में थे। 4 साल में बातें कम और काम ज़्यादा का स्लोगन लेकर वह जनता के बीच सरकार की उपलब्धियों का प्रचार कर रहे थे। 4 साल के कामकाज के प्रचार के लिए करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया जा चुका था। प्रदेश के कोने कोने में त्रिवेंद्र की ब्रांडिंग हो रही थी। पार्टी के भीतर उनके सियासी विरोधी भी बयान जारी कर रहे थे कि अगला चुनाव त्रिवेंद्र के नेतृत्व में होगा। अब तो त्रिवेंद्र खुद भी रौ में आ चुके हैं। समीक्षाएं, घोषणाएं, दौरे, बैठकें और जनसभाओं का सिलसिला शुरू हो चुका था। अप्रत्याशित यह भी था कि अपने सियासी और व्यक्तिगत विरोधियों के मंसूबों को शिकस्त देते आ रहे त्रिवेंद्र की विदाई गैरसैंण की उसी पिच पर हुई जिस पर वह पिछले 2 साल से इतिहास रचते आ रहे थे। गैरसैंण में बजट सत्र चल रहा था। सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। सरकारी प्रवक्ता दावा कर चुके थे कि अगले 2 महीने तक सरकार गैरसैंण से ही चलेगी। बतौर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों को मिलाकर गैरसैंण को नई प्रशासनिक कमिश्नरी बनाने की घोषणा कर चुके थे। इस घोषणा को त्रिवेंद्र समर्थकों ने गैरसैंण पर छक्का करार दिया था कि यह घोषणा उनके लिए हिट विकेट साबित हो गई। इस घोषणा के दूसरे दिन ही त्रिवेंद्र समेत पूरी सरकार को ग्रीष्मकालीन राजधानी में चल रहे बीच विधान सत्र के हाईकमान के दूतों ने देहरादून तलब कर दिया और फिर लगभग 5 दिन तक देहरादून से दिल्ली तक चले सियासी ड्रामे के बीच त्रिवेंद्र को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। लोकतंत्र के लिहाज से देखा जाए तो त्रिवेंद्र को हटाने से लेकर तीरथ की ताजपोशी तक का पूरा घटनाक्रम बेहद शर्मनाक रहा। हकीकत यह है कि नेतृत्व परिवर्तन का यह मामला पूरी तरह भाजपा की अंदरूनी सियासत और गुटबाजी का नतीजा था, मगर जबरन इसमें राज्य और राज्य की पूरी व्यवस्था को सलीब पर लटका दिया गया। आखिर कौन से ऐसा पहाड़ टूटा जा रहा था कि 4 साल तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाए रखने वाला हाईकमान उन्हें 9 दिन और मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर पाया। जहां त्रिवेंद्र को बस इतना वक्त दिया गया था, वहां 4 साल पूरे करने के लिए 18 मार्च तक का समय क्यों नहीं दिया गया? यह त्रिवेंद्र के लिए नहीं, प्रदेश के लिए जरूरी था। मोटे आकलन के मुताबिक सरकार 15 करोड़ रुपए से अधिक रकम 4 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां और उनके प्रचार प्रसार पर खर्च कर चुकी है। पोस्टर, होल्डिंग के अलावा बड़े पैमाने पर प्रचार सामग्री प्रकाशित की जा चुकी है। जाहिर है अब नए मुख्यमंत्री के नाम से यह सब नए सिरे से किया जाएगा। मौज फिर कारोबारियों, कमीशनखोरों, अफसरों और बिचौलियों की होगी और नुकसान सिर्फ राज्य का होगा। भाजपा हाईकमान अगर राज्य के प्रति संवेदनशील होता तो इस पर
विचार करता, लेकिन भाजपा हाईकमान की प्राथमिकता तो अंदरूनी सियासत थी। भाजपा हाईकमान अगर संवेदनशील होता तो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में चल रहे बजट सत्र के बीच में विघ्न नहीं डालता। जब यह तय था कि सरकार अगले 2 माह तक यहीं से कामकाज चलाएगी, तो सरकार को देहरादून तलब करने के बजाय हाईकमान के दूत गैरसैंण पहुंचते। क्या भाजपा हाईकमान को नहीं मालूम रहा होगा कि राज्य विधानसभा का अहम बजट सत्र चल रहा है, सरकार की ओर से बजट पेश किया जा चुका है और उस पर चर्चा शुरू होनी है। अप्रत्याशित तो यह था कि जनता के मुद्दों को गैरसैंण में हाशिए पर छोड़ पूरी सरकार देहरादून उतर आई। इसके बाद लावारिस से गैरसैंण में बजट पास करने की सिर्फ रस्म अदायगी हुई। सही मायनों में तो यह सिर्फ व्यवस्था का ही असम्मान नहीं बल्कि गैरसैंण का भी अपमान था। यहाँ यह स्पष्ट होना जरूरी है कि क्या त्रिवेंद्र वाकई इतना बड़ा मुद्दा थे जिसके लिए राज्य में चल रही विधायी प्रक्रिया की अनदेखी कर दी गई। जनता के करोड़ों रुपए बर्बाद होने की परवाह भी नहीं की गई। यह सही है कि एक बड़े जनाधार वाली सरकार ने से जिस तेजी की अपेक्षा थी उस पर त्रिवेंद्र सरकार खरी नहीं उतरी। त्रिवेंद्र सरकार सुस्त थी, प्रदेश के भविष्य को लेकर उसका दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं था। राज्य हित में फैसले लेने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति त्रिवेंद्र सरकार में नहीं थी। जो फैसले लिए भी गए उनमें दूरदर्शिता नहीं थी। मगर यह भी सच है कि राज्य में पिछली सरकारों की तरह लूट नहीं थी। यह सच है कि त्रिवेंद्र के राज्य में पूरा सिस्टम सिर्फ 2 नौकरशाहों की गिरफ्त में था। त्रिवेंद्र का अपना व्यक्तित्व भी बहुत प्रभावशाली और व्यवहारिक नहीं था। उनके 4 साल के कार्यकाल में कोई बड़ा बदलाव सिस्टम में नहीं आया, न कार्य संस्कृति बदली और न राज्य को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व का नजरिया ही बदला। नियोजन और विकास के लिहाज से भी कोई उल्लेखनीय काम प्रदेश में नहीं हुआ। चुनाव के वक्त किए 100 दिन के वायदे भी पूरे नहीं कर पाए। मगर यह भी सच है कि 4 साल में त्रिवेंद्र ने निकायों से लेकर लोकसभा तक हर चुनाव में अव्वल नतीजे दिए। इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि केंद्र की ऑल वेदर सड़क परियोजना, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, अटल आयुष्मान योजना के अलावा ऐसा गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है जो उन्होंने अपने दम पर शुरू किया हो। राज्य की रिस्पना और कोसी नदियों को पुनर्जीवित करने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। राज्य के साधन संसाधन बढ़ाने की दिशा में कुछ भी नहीं हुआ। कर्ज का मर्ज लगातार बढ़ता रहा, विकास दर तो घटी ही, रोजगार की संभावना भी लगातार कम होती चली गई। इसके बावजूद त्रिवेंद्र ने आर्थिक संतुलन बनाए रखा। यह सही है कि महीनों तक धरने पर बैठे रहे 108 सेवा से हटाए गए सैकड़ों युवाओं को वे न्याय नहीं दिला पाए। 4 धाम देवस्थान बोर्ड पर उन्होंने तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी मोल ली। राज्य के भू कानून में संशोधन कर खरीद फरोख्त की सीमा समाप्त करना और पंचायत अधिनियम में संशोधन कर 2 से अधिक बच्चों वालों को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराए जाने जैसे निर्णयों पर भी वो कटघरे में रहे। इसमें कोई दोहराई नहीं कि जीरो टॉलरेंस और डबल इंजन सरकार महज जुमले साबित हुए हैं। मगर इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनके कार्यकाल में दूसरी सरकारों के कार्यकाल की तरह चोर दरवाजे से नियुक्तियां नहीं हुई, ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग नहीं चला, आमजन में त्रिवेंद्र लोकप्रिय नहीं हुए। यह भी 100% सही है। मगर इनमें एक भी ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से छोड़नी पड़ी। जहां तक नाराजगी का सवाल है तो आमजन में नाराजगी सरकार से थी, त्रिवेंद्र से नहीं। त्रिवेंद्र से नाराजगी या तो उनकी थी जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पाना चाहते थे, या फिर उन सफेद पोशों, नौकरशाहों, ठेकेदारों और पत्रकारों की थी जिनके मसूबे इस सरकार में पूरे नहीं हुए। यह भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही लगातार त्रिवेंद्र पर कभी उनके करीबियों के स्टिंग के जरिए तो कभी विभिन्न आरोपों के जरिए लगातार व्यक्तिगत हमले होते रहे। मगर यह सच भी है कि त्रिवेंद्र की टीम बहुत मजबूत और भरोसेमंद नहीं थी। उनके सलाहकार, व्यवस्थापक और प्रबंधक काबिल नहीं थे। उनके अधिकांश सलाहकार तो मुख्यमंत्री के आंख, नाक, कान बनकर काम करने के बजाय अपने धंधे मजबूत कर रहे थे, जिनका काम मुख्यमंत्री को सही फीडबैक देना और उनकी छवि बनाने का है। वही उनकी छवि को पलीता लगा रहे थे।
इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि त्रिवेंद्र पहले दिन से ही जनता या निर्वाचित विधायकों की पसंद के मुख्यमंत्री नहीं थे। वह भी नए मुख्यमंत्री की तरह पार्टी हाईकमान की ओर से थोपे गए मुख्यमंत्री थे, इसलिए उनका हटना कोई खास मायने भी नहीं रखता। मायने अगर है तो इसके कि बदलाव में क्या सियासी संग्राम खत्म हो जाएगा? क्या गारंटी है कि असंतोष और अस्थिरता नए मुख्यमंत्री की राह का रोड़ा नहीं बनेंगी? असल सवाल त्रिवेंद्र के हटने या बने रहने का नहीं है, सवाल नजरिए का है। सवाल यह है कि एक प्रचंड बहुमत की सरकार में भी पूरी सियासत अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ही सिमट कर रह जाए तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है। सवाल यह समझने का है कि बार बार नेतृत्व परिवर्तन का नुकसान सिर्फ राज्य को ही नहीं, राजनीतिक दलों को भी उठाना पड़ा है। उत्तराखंड में 20 साल में 11 बार नेतृत्व परिवर्तन हुआ। इतिहास गवाह है कि नेतृत्व परिवर्तन भाजपा ही नहीं, कांग्रेस को भी रास नहीं आया। भाजपा अंतरिम सरकार से लेकर 3 बार सत्ता में रही और इस दौरान 4 बार भाजपा नेतृत्व परिवर्तन किया। अंतरिम सरकार में नित्यानंद स्वामी को हटाकर भगत सिंह कोश्यारी, दूसरी निर्वाचित सरकार में 2 साल बाद भुवन चंद खंडूरी को हटाकर रमेश पोखरियाल निशंक और फिर 2 साल बाद निशंक को हटाकर फिर से भुवन चंद खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया। चौथी निर्वाचित सरकार में जब भाजपा फिर सत्ता में आई तो पहले त्रिवेंद्र को मुख्यमंत्री बनाया गया और अब 4 साल पूरे होने से पहले ही उनकी जगह तीरथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। सवाल त्रिवेंद्र और तीरथ का नहीं है, सवाल उस लोकतंत्र का है जिसमें लोग हाशिए पर धकेल दिया गया। सवाल उस जनादेश का है जिसने 70 में से भाजपा को 57 विधायक दिए। यह प्रचंड जनादेश ठाकुर या ब्राह्मण समीकरणों पर नहीं मिला। यह इसलिए भी नहीं मिला कि मुख्यमंत्री गढ़वाल या कुमाऊं से है, ब्राह्मण या ठाकुर विशेष को भी नहीं बनाया जाए। यह जनादेश तो राजनीतिक अस्थिरता को खत्म करने के लिए मिला था। यह जनादेश राज्य हित में बड़े फैसलों के लिए लिया गया था। आज त्रिवेंद्र गए, तीरथ आए, क्या फर्क पड़ता है? तीरथ बहुत भले हैं तो व्यक्तिगत बुरे त्रिवेंद्र भी नहीं हैं। मगर सच यह है कि तीरथ को भी थोपा गया है। दिलचस्प यह है कि पूरे खेल में जीत तो किसी की नहीं हुई। हाँ, लोकतंत्र हार जरूर हुई है। आखिर यह कैसा लोकतंत्र है? त्रिवेंद्र को हटाया गया तो क्या बाकी 56 विधायकों में कोई ऐसा काबिल नहीं था जिसे मुख्यमंत्री बनाया जाता? यह क्या बात हुई कि सरकार बनाए जनता और मुख्यमंत्री तय करे पार्टी हाईकमान? जरूरत नेतृत्व परिवर्तन की नहीं थी। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं राजनीतिक अस्थिरता पैदा करती हैं और राजनीतिक अस्थिरता राजकाज में अराजकता नतीजे सामने हैं। राजनीतिक अस्थिरता में न तो व्यापक हितों की नीतियां बनती हैं न दूरगामी निर्णय होते हैं। जरूरत उस नजरिए को बदलने की है जिसमें राजनेता और नौकरशाह राज्य को सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के संसाधन मान बैठे हैं। अब देखिए, नए चुनाव के लिए साल भर का समय भी नहीं रह गया है। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए साल भर का समय कुछ भी नहीं होता। नए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं हैं, वह आसन चुनौतियों का डटकर मुकाबला कर पाए। वाकई त्रिवेंद्र ने बिगाड़ा है तो तीरथ के सामने उसे सुधारने की बड़ी चुनौती है। निसंदेह कई मोर्चों पर उन्हें नए सिरे से इबारत लिखनी होगी। कुल मिलाकर जनादेश का मखौल तो उड़ा है, पर देखना यह होगा कि तीरथ अंदरूनी सियासत से पार पाएंगे या नहीं पा पाएंगे। अब ये आपको तय करना है। जैसा कि मोदी सरकार का नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसको देखकर यह लगता है कि अपनों का साथ अपनों का विकास ये तय करना आप लोगों के हाथ में है। सब हार भड़ास फॉर मीडिया। नमस्कार, द डॉन एक्सप्रेस। धन्यवाद।